चलिए शुरू करते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने भारत का विदेश संबंध टॉपिक पर परिचर्चा प्रारंभ किया था और इसके क्रम में हम लोगों ने जाना था कि विदेश नीति कहते किसे हैं और भारत के विदेश नीति का निर्माण किसने किया। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। और इसके अलावा हम लोगों ने कल के क्लास में पंचशील सिद्धांत क्या है और पंचशील सिद्धांत के प्रमुख बिंदु या प्रमुख बात क्या क्या है, इन सारे बातों को कल के क्लास में हम लोगों ने जाना था। हमने कहा था कल के क्लास में कि पंचशील समझौता 1954 में भारत व चीन के बीच हुआ था। इसका नाम पंचशील इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 5 बिंदु पर वार्ता हुई थी और इस पंचशील समझौता के बाद भारत और चीन ने हिंद चीन भाई भाई का नारा दिया और हिंद चीन भाई भाई का नारा देकर अपने संबंध को मजबूत करने का क्या किया, प्रयास किया। वो अलग बात है कि चीन सोवियत रूस के प्रभाव में आकर माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को हमने कल चर्चा किया था साम्यवादी शासन व्यवस्था को अपना लिया। गलत कि सही? लेकिन भारत ने फिर भी कूटनीतिक मान्यता उसे दे दिया कि चलो भाई तुमको जो विचारधारा अपनाना है अपनाओ, लेकिन हम सब पड़ोसी हैं तो एक अच्छे रिलेशन हम सब के बीच होनी चाहिए। संबंध में किसी प्रकार की कटुता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हम दोनों का विकास क्या पड़ जाएगा, बाधित हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। यही बात सोचकर भारत ने उसका किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से विरोध न करके सीधा एक स्वर में कूटनीतिक मान्यता दे दिया कि आप स्थापित कर सकते हो। नीचे कम से कम 30 बच्चों का सीट खाली है। चंदन आप आ जाओ ना, नीचे आ जाओ। अब जहां एक और विश्व शीत युद्ध के चपेट में आ गया था, अमेरिका विश्व के यूरोप महादेश के छोटे छोटे देशों को प्रलोभन देकर अपना गुट बनाकर अपने गुट में शामिल करके उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले रहा था, उसके आर्थिक विकास की जिम्मेवारी ले रहा था। तो रूस भी विभिन्न प्रकार की संधियां करके यूरोप महादेश के छोटे छोटे देश को अपने ग्रुप में शामिल करके उसका आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ उसके भौगोलिक सुरक्षा की भी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रहा था। इसी क्रम में, हालांकि वॉल्यूम 2 में पढ़ना है, नाम ले रहा हूं केवल, इसी क्रम में अमेरिका ने 1949 में सोवियत रूस के विस्तार को रोकने के लिए नाटो नामक एक सैनिक संगठन की स्थापना किया था। पुनः रूस का विस्तार उससे नहीं रुका तो 1954 में सीटो नामक सैनिक संगठन की स्थापना किया। इस नाटो और सीटो के मतलब आपको बता दें, अमेरिका ने 1949 में नाटो की स्थापना किया। अमेरिका ने ही 1954 में सीटो की स्थापना कर लिया। तो सोवियत रूस ने 1955 में कब एक वर्षा संधि कर ली। पूछा गया प्रश्न है तीनों क्या, चारों प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो नाटो और सीटो एक समूह है। दोनों समूह की स्थापना सोवियत रूस या साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। सोवियत संघ भी, सोवियत रूस भी, उसे लगा कि अगर हम कुछ न करेंगे, हाथ पर हाथ रखे रह जाएंगे,
नहीं, कितना भी आप ताकतवर हो, कितना भी आप पैसे वाले हो, लेकिन ऊपर से कमाने का, काम करने का ना सोचो, हर दिन थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहो, एक दिन समय ऐसा आएगा कि आपका सारा प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। गलत बोला हूँ? सही बोला हूँ ना? तो 1955 में वर्षा की संधि रूस ने भी किया और अपने ग्रुप में सदस्यों की संख्या भी बढ़ाने का क्या किया, काम किया। इसी बीच 1956 में घटना घटी। 1956 में घटना घटी। 56 में घटना क्या घटी कि ब्रिटेन, फ्रांस और मिस्र, तीन देश थे, ब्रिटेन, इजराइल, इन तीन को देश मिलकर स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण को पलटना चाहा। हम बता दे रहा हूं, आपको पता है स्वेज नहर की कहानी, पता है, इतिहास में पढ़ाया हूं, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर अपने सारे बच्चों से जानना चाहूंगा कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? बनकर तैयार हो गया, गुड। 1869 में स्वेज नहर बनकर तैयार हो गया। और स्वेज नहर किस देश में है? विस्तार से स्वेज नहर के बारे में चर्चा भूगोल के क्लास में होगी, क्योंकि भूगोल में स्वेज नहर, पनामा नहर और भी छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण नहर है उसके बारे में चर्चा करना है। तो स्वेज नहर 1869 में बनकर तैयार हो गया। यह मिस्र में है और स्वेज नहर बन जाने से भारत और अमेरिका के बीच की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर घट गई, कम हो गई। और भारत और अमेरिका के बीच की दूरी, ब्रिटेन वाला 4000, सुन लो, ब्रिटेन वाला 4000 और अमेरिका वाला 7000 किलोमीटर दूरी क्या हो गई, घट जाती है। मील जो इतना दूरी घट गया, तो इससे उसको ईंधन की बचत होने लगी, समय की बचत होने लगी। और जब समय और ईंधन दोनों बचेगा तो पैसा तो बचबे करेगा, और पैसा बचेगा तो उसकी समृद्धि बढ़ेगी। नहर मिस्र में था, अधिकांश देश अमेरिका, ब्रिटेन का उपनिवेश था, मैक्सिमम तो ब्रिटेन का उपनिवेश था। नियम है कि जिसके खेत से होकर, जिसके से होकर चलोगे, सड़क है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा आपको, लेकिन कोई टैक्स देता ही नहीं था। भारत आजाद हुआ, विश्व के बहुत सारे देश आजाद हो गए, तो हुआ कि 1956 ईस्वी में स्वेज नहर का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 56 में किया गया। पूछा गया सारा प्रश्न है। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण हो जाने से नियम हो गया, बढ़ गया कि स्वेज नहर के माध्यम से जो भी जहाज जाएगा, अब उस जहाज वाले देश को टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अब भाई उस रास्ते से जाएगा, हमारा गांव है, हमारा एरिया है, हमारा प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं, हमारे पानी है, तो पानी में जो पानी का जो संसाधन तो मछली होता है, तो मछली हमारा होना चाहिए ना, कि जेकरा मन होगा से मार के चल जाएगा। गलत कि सही? तो हुआ कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह नियम बना कि स्वेज नहर के माध्यम से जो भी देश जहाज लेके जाएगा चुंगी देगा, कर देगा, बिना कर दिए जहाज नहीं ले सकता है। राष्ट्रीयकरण होने का मतलब वह मिस्र राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी गई। क्योंकि मिस्र में है इसलिए स्वेज नहर किसका संपत्ति हो गया? मिस्र का संपत्ति हो गया। अब सब देश तो मान लिया, सब देश क्या कर लिया, मान लिया। अमेरिका ने मान्यता दे दी, सब दे दिया, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस को लगा इस तरीके तो मंगनी में जाते थे, जिससे फ्री में खाने की आदत पड़ जाती है, देखिएगा उसको कुछ देने में बड़ा तकलीफ होता है। क्या जी? तो 1956 में सोच लिया तीनों देश, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल, मिस्र पर अटैक कर देते हैं। और अटैक करके यह जो नियम संधि बना उसको नहीं मानते हैं, इसे स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा तो हम लोग फिर इस माध्यम से जहाज लाएंगे, ले जाएंगे, टैक्स उनको देना नहीं पड़ेगा। तो सीधा सबने मान लिया, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने कहा कि नहीं, हम इस राष्ट्रीयकरण को हम वैल्यू नहीं देते हैं। जबकि स्वेज नहर से मिस्र के जीडीपी का
10% आमदनी से होती थी। 10% कम की बात नहीं है, बहुत ज्यादा। हाँ, लेता है। मिस्र के जीडीपी का 10% आय स्वेज नहर से होती थी। तो 1956 में ही ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने क्या किया, राष्ट्रीयकरण को पलटना चाहा। इसमें हाथ को टांग कौन रह दिया, नहीं रूस। बाद में अमेरिका भी हस्तक्षेप किया, लेकिन पहले इसमें रूस ने निंदा किया, बाद में भारत ने भी निंदा किया, जिससे इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस की मनोदशा को अपना चेंज करना पड़ा। हाँ सर, स्वेज नहर का जो माटी है खुदा के कहां फेंका हो गया। ठीक बात है। समुद्र में जितना संभव हुआ माटी को दोनों तरफ से काट के मिस्र देश में रखा गया। ठीक, जहां रखने लायक था, जहां रखने लायक था, लेकिन बाकी जब नहर खुल गया, पानी का आवागमन होने लगा, तो पानी के धारा के साथ अपने ही कुछ माटी या तो अरब सागर में भूमध्य सागर होते हुए आ गया होगा, या कुछ लाल सागर होते हुए अटलांटिक महासागर की ओर चला गया होगा। गलत कि सही? यहाँ तो बात ये होती है, लेकिन शुरू में तो थोड़ा सा मिट्टी अगल बगल में रखना ही पड़ेगा। ऐसे भी उधर रेगिस्तानी क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तो हम माटी रखने के लिए जगह की कमी का थी, तो जहां मन है तहां रख दो। जैसे राजा बलि के पास भगवान विष्णु गए कि हमको 3 डेग जमीन दो, तो पूरा तो हमरे है जेने समय पे सुना, तो दिक्कत क्या है? तो इस प्रकार की बातें हुई। 1 मिनट, हाँ बढ़े वाला नहीं, 19,500 चल रही थी। देख ले, देख ले इसी करो तो बेच के देख बढ़ा ला, 19,500 का सामान ला कर मुद्दे पर आते हैं। अब पलटने वाली सिस्टम खत्म हो गई। अब यहाँ पर हुआ कि भारत यहीं पर पंचशील के सिद्धांत को अपनाकर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद था, तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका में चल रहे रंग भेद का भी क्या किया, विरोध किया। और भारत ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होना चाहिए। भारत एक स्वर में कहा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, उस अंतर्राष्ट्रीय विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। ये नहीं कि विवाद का हल विवाद है। अगर लड़ाई झगड़ा हो तो बैठ कर आमने सामने वार्तालाप के द्वारा समस्या का समाधान करेंगे, तो विश्व में एक जो नया युद्ध का माहौल बनेगा, वो माहौल क्या हो जाएगा, टल जाएगा। भारत ने ऐसा इसलिए बोल दिया कि जैसे ही चीन ने साम्यवादी शासन को अपना लिया, तो भारत के मन में एक डर पड़ गया कि कहीं शीत युद्ध का केंद्र उत्तर विश्व का उत्तरी हिस्सा है, कहीं दक्षिण पूर्व एशिया में शीत युद्ध का लहर न आ जाए। और दक्षिण पूर्व एशिया में शीत युद्ध अगर आ जाएगा तो हम भी उसे अछूता नहीं रहेंगे। तो भारत ने कहा कि नहीं, आपको क्या करना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और ऐसा बोलने के पीछे भारत की मंशा यह थी कि अमेरिका, नाटो 54 में सीटो और 55 में सोवियत रूस ने वर्षा संधि की स्थापना कर लिया। और इस गुट में एक से बढ़कर एक प्रलोभन देकर के, जैसे मोबाइल कंपनियां लोग हैं, कम इतना देंगे तो वो कहता हम इतना देंगे, शाम को सब्जी खरीदने जाओ
तो कहेगा कोई 100 रुपया में 2.5 किलो, तो कोई कहेगा 95 में 2.5 किलो, 95 में 2.5 किलो चिल्लाता है। हाँ हाँ, चाइना की नीति वही है, चाइना का नीति तो यही है कि विश्व वो कहता है कि हम जिस बाजार में हैं उस बाजार में किसी बाहरी को नहीं आने देंगे, अगर बाहरी आ गया तो अगर बर्बाद कर देंगे, के ना तो अपना दाम घटा देंगे, 2-4 साल घाटे सहेंगे, घाटा सहेंगे तो सबको घाटा सहने की औकात तो है नहीं, तू यहाँ से भाग जाएगा, मैं वहां स्थायी होगा। बात मैं सही बोल रहा हूँ, चाइना की पॉलिसी यही है, बात समझ गए। तो प्रश्न है कि रंग भेद का विरोध किया, और इसी समय एक संधि हुआ था 1954 में, अमेरिका ने संधि किया था, मनीला की संधि। कौन संधि? मनीला की संधि हुआ था, और मनीला की संधि के तहत कौन किया था? यूएसए का संधि था। किसका था? यूएसए। मनीला की संधि के तहत अमेरिका, फिलीपींस, हाँ थाईलैंड, मेरा हमको पाकिस्तान से मतलब था, अमेरिका ने इस मनीला की संधि के तहत फिलीपींस, थाईलैंड, हमको उनको छोड़ो, हमको पाकिस्तान से मतलब है, पाकिस्तान को भी अपने ग्रुप किसमें? शीटों में शामिल कर लिया। तो अमेरिका के द्वारा स्थापित शीटो संगठन में पाकिस्तान कब चला गया? 1954 में ही, लेकिन किस संधि के द्वारा? मनीला की संधि के द्वारा चला गया। प्रयास किया खींचने का, जाकर मीटिंग में बैठ गया, कई देशों ने इसकी क्या किया? निंदा किया। और इस संधि के तहत ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान, नहीं इतना ही नहीं, ईरान भी इसमें शामिल हो गया। हाँ सॉरी, ये चला गया। तो पुनः अमेरिका ने 1955 में एक संधि किया, बगदाद की संधि। कौन संधि किया? बगदाद की संधि किया। लेकिन इस बगदाद की संधि में क्या हुआ? अमेरिका ने तो मनीला संधि के द्वारा ही पाकिस्तान को अपने ग्रुप में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन मनाया, शायद समझौता नहीं हुआ होगा, पैसा मांगा होगा बेशी। इमरान खान हमारे अब तो हट गए, उनके ऊपर कमेंट क्या करूं। किसी मीटिंग में जाते कहना तो मीटिंग में आना तो पैसा दे, बताओ ना तो ना हो। अरे आज भोज खिलाएंगे तो भोजन दक्षिणा दीजिए, कहिए सरकारी 20-25 अरब रुपया देंगे तो मैं आपके यहाँ भोज खाने आऊंगा, मैं तो ना आऊंगा। गलती की सही, बिना पैसा लिए कहीं उठते उठते तो यही बहाने कुछ इकट्ठा हो जाए। चंदे पर पाकिस्तान चलवे कर रहा है, ये बात सब जानता है, इनाम के समान पर चलता है। ये ना कि कामकाज को व्यवस्था करना चाहिए, जो पैसा मिल रहा है उससे बड़े बड़े कल कारखाना खोल लेना चाहिए, शिक्षा का विस्तार करना चाहिए, और प्रशासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करके कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जनता जब आवाम जब भरपेट भोजन करेगा तो निश्चित तौर पर काम करने की क्षमता बढ़ेगी, काम करने की क्षमता होगी तो उसकी आय स्वतः बढ़ जाएगी। खैर मुद्दे पर आइए, पाकिस्तान को मिलाना चाहा लेकिन मनीला संधि के तहत न गया, कंफ्यूजन में था, कहीं एकरा में शामिल हो गए, कहीं ऐसे बेसी पैसा उस वाला दे देवे तब न बुझे। जैसे आजकल हर गांव में 10 को 12 को भोज हरदी रहता है, तो गांव में जितने भी झाव करने वाले लोग हैं कंफ्यूजन में रहते हैं। तो सब तो कोना में नीमन भोज होता हूँ, सब दिन और चक्कर लगाते रहता है। प्रिंस अध्यक्ष है उसका। प्रश्न क्या है? चक्कर लगाता है कि मिठाई उठाई के भोज कोना में है, तो वो में चलना सब आदमी, अगर जहाँ भाते दाल तरकारी का हो तो हर दिन खाते हैं, छोड़ देना है। प्रश्न मैंने ये कहा कि पाकिस्तान कंफ्यूजन में रह के मनीला संधि के तहत शीटों में शामिल नहीं हुआ, तो पुनः पाकिस्तान ने 1955 में कौन संधि लाया? बगदाद संधि लाया, और बगदाद संधि के तहत ईरान, इराक, तुर्की और पाकिस्तान किस गुट में चला गया? शीटों में शामिल हो गया। तो बगदाद संधि के तहत ईरान, इराक, पाकिस्तान ये सब सीटों में क्या हो गया? चला गया। लेकिन
1959 में अमेरिका के चाल को समझ गया। 1959 में ईरान है ना होगा, सॉरी इराक सीटों से क्या हो गया, से बाहर हो गया। जैसे ही इराक सीटों से बाहर हो गया तो सीटों का नाम बदल के क्या हो गया, शेंटो। इसी वजह से, यही से कि थोड़ा गुट में आ गए हॉट काहे गया तो हमारे गुट से। और तब से लेकर अमेरिका इराक पर भिड़ गया। और इसी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड वॉल्यूम में। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। 1990-91 में खाड़ी युद्ध हुआ था। उस खाड़ी देश के बाद कुवैत आजाद हुआ, ठीक बात है, और अमेरिका विश्व के 34 देशों के 6,60,000 सेना के साथ इराक पर अटैक किया था। 34 देश के सेना लेकर। लेकिन उस समय भी सद्दाम हुसैन 1968 से लेकर लगातार 2003 ईस्वी तक सद्दाम हुसैन बाथ पार्टी के अध्यक्ष, वहां के राष्ट्रपति थे। लेकिन 34 देश के सेना लेके गया, लेकिन फिर भी अमेरिका को उसने पानी पिलाया। अलग बात है कि मुक्त हो गया, लेकिन हार नहीं माना। और उसी प्रतिशोध का बदला लेने के लिए पुनः अमेरिका ने 2003 में जैविक हथियार का आरोप लगाकर, सारे सेकंड वॉल्यूम में पढ़ाऊंगा, इराक पर क्या अटैक किया। और अंततः यहां पर सद्दाम हुसैन फिर भी नहीं पकड़ाया। तो ऐसा इंसान तो 6 चेहरा में, 7 चेहरा में चलता था। रियल सद्दाम हुसैन कौन है केवल वही जानता था, बाकी उसका बाल बच्चा तो जानवे नहीं करता था। अमेरिका उसको बर्बाद करने के लिए एक एक जो बम चलाता था, सब कंप्यूटराइज बम चलाता था। बात समझ गए। और यूएनओ के सिद्धांत को भी कई बार ताक पर अमेरिका रख देता है। अब यूएनओ कहा कि नहीं मिला तो कहे अटैक करेगा। अचानक रात में 12 बजे अटैक कर दिया, भाग गया। अमेरिका खोजते खोजते परेशान। लेकिन अंत में इंसान, देखो दोस्ती ना करो, इंसान पर तो जल्दी विश्वास करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है विश्वास करना। इंसान धोखा भी दे देता है ज्यादा। एक अभियान चलाया था कि पकड़ने के लिए, तो उसका जो अपना आदमी था, उसी दिखता था कि जंगल में प्रतिदिन एक आदमी खाना लेके जा रहा है। अमेरिका की एजेंसी का नाम CIA। पता लगाते लगाते पक्का पता लगा लिया कि यही आदमी है जैसा वह खाना लेके जाता है। इराक के ही एक तिगरित नामक गुफा है, उसी गुफा में वो रहता था। विश्व का हर देश का पैसा उसमें रखा हुआ था कि जहां वहां चल जाएंगे, रह सकता हूं। उसी को शायद $1 करोड़ दिया था और बता दिया कि उन्हीं का मैं भोजन लेके जाता हूं। तो संभला नहीं था। कहा था जितना सेना गया तो अकेला सद्दाम हुसैन सबको देख लेता, क्योंकि एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार उसमें गुफा में कैद था, खाने के लिए तैयार था। उसमें हथियार कैसे ये कर पाएगा। अचानक बोल दे पकड़ा गया। लेकिन वो पहला इंसान है जो अमेरिका में जाकर अमेरिका की अदालत में खड़ा होकर अमेरिका के राष्ट्रपति को भी गाली दिया था। हाँ, गाली दिया था। कहा था कि अपराध अधिकारी, अपराधी मत कहो। अभी हाँ ओबामा थे कि मैं अब आज भी इराक के राष्ट्रपति को हमको, और दुनिया को कहे, दुनिया को तो तुम ही कर रहे हो ना, आतंकवाद की जननी तुम ही है। तो गाली नहीं हो तो क्या हुआ। उसने सीधा मुंह पर कहा कि आतंकवाद की जननी, आतंकवाद को पैदा करने वाला कोई है तो यह अमेरिका है। हाँ, सब, चाहे वो सद्दाम हुसैन को बनाया हो, चाहे ओसामा बिन लादेन को बनाया हो, तो मेरे पास ब्रेन है तो तू ही ने परमाणु बम बनाया। शुरुआत तुम करते हो, अंत कोई और करता है, लेकिन जो शुरू करेगा वही ना अपराधी होगा। गलत कैसे है? उसकी अदालत भला किया, अमेरिका ने उसको क्या दे दिया, फांसी दे दिया। फिर मुद्दे पर आते थे, यहीं से उसका दुश्मनी हो गया था कि बाहर हो गया, नाम बदल गया, क्या शेंटो इसका नाम पड़ गया। अब भारत के सामने समस्या आती जा रही थी कि रूस अमेरिका क्या कर रहा है भाई, धीरे धीरे सब देश को अपने गिरफ्त में लेते जा रहा है। तो भारत ने क्या किया, अप्रैल 1955 में, कब, अप्रैल 1955 में इंडोनेशिया एक देश है, इंडोनेशिया के कौन शहर में, वाडुंग शहर में, इंडोनेशिया के पाडुंग शहर में, एशिया और अफ्रीका के, किसके, एशिया व
अफ्रीका के 29 देशों को मिलाकर, कितने देश, एशिया और अफ्रीका के 29 देशों को मिलाकर एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन को बुलाने का एक उद्देश्य था कि हम सब ना तो किसी गुट में नहीं जाएंगे, न साम्यवाद के गुट में जाएंगे, ना पूंजीवाद के गुट में जाएंगे, और इन दोनों ही गुट से अलग रहकर अपनी अर्थव्यवस्था और अपने देश को मजबूत करने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो एशिया और अफ्रीका के देशों ने मीटिंग बुलाया। तो एक लाइन में इसको हम कह दूं, एफ्रो, क्या होगा, एफ्रो एशियाई शिखर सम्मेलन। प्रथम एफ्रो एशियाई, एफ्रो मतलब अफ्रीका और एशिया तो बुझिए गए। प्रथम एफ्रो एशियाई शिखर सम्मेलन 1955 में कहां हुआ था, इंडोनेशिया के किस शहर में, बाडुंग शहर में हुआ था। और इसी एफ्रो एशियाई सम्मेलन के आधार पर 1961 में, कब, 1961 में, आपको बता दें यूगोस्लाविया के देश है, यूगोस्लाविया के एक शहर है बेलग्रेड। यूगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में, गलत किसे, 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में या नगर में गुटनिरपेक्ष देशों का, मतलब उस देशों का एक मीटिंग बुलाया गया जो ना तो अमेरिका के गुट में जाना चाहता था, ना सोवियत रूस के गुट में जाना चाहता था। तो अमेरिका और सोवियत रूस के गुट से अलग रहने वाले देशों का एक पहला सम्मेलन बुलाया गया 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में। इसका नाम है गुट निरपेक्ष। हर बार पूछा जाता प्रश्न है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ, किस शहर में हुआ, किस देश में हुआ। और गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने में 4 व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट स्थान था। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टिट्टो और इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो। इन 4 देशों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने का क्या किया, काम किया। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में जितने भी देश शामिल थे उन सब ने एक ही बात कहा कि विश्व में यदि शांति व्यवस्था को स्थापित करना है तो सभी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। मैं आगे बढ़ाऊंगा। एक विद्वान ने लिखा है कि यदि सारे तलवार को हल्की रेखा में बदल दिया जाए शांति स्वतः हो जाएगी। क्योंकि इंसान बोलता अपने पावर से, सोल्जर के पावर से नहीं बोल रहा है, वो तो टाइगर के पावर से बोल रहा है। नहीं, जिस लोहा से बंदूक बन रहे हैं उस लोहा से यदि छड़ कृषि के औजार बना दिया जाए तो विश्व में स्वतः शांति की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। लड़ाई तो आज से पहले भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन वह लड़ाइया हमें चीन बेवकूफ था कि बक्सर विद्रोह कर दिया, मुक्का मुक्की किया, फैटा फैटी किया, अरे चोट लगा फिर ठीक हो गया। जीवन का अंत तो नहीं हो रहा है। ऐसा बात हुआ, सब देश परमाणु बम बनाने के होड़ में लग गया। सबसे पहले परमाणु बम अमेरिका ने बना लिया, रूस ने बना लिया। रूस के देखा कि फ्रांस ब्रिटेन इस दिशा में आगे बढ़ने लगा, फ्रांस भी आगे बढ़ने लगा, चीन भी आगे बढ़ने लगा। तो 1963 में एक संधि हुआ था, एक नियम बना 1963 में एक संधि हुआ। किसके, राष्ट्र मतलब यूएनओ के नेतृत्व में, संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में, उनके देख रेख में 1963 में एक संधि हुआ। इस संधि का नाम था पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। कौन संधि, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, पीटीबीटी। नाम क्या होगा, पीटीबीटी,
पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसको पीटीबीटी के नाम से जानते हैं, कब हुआ? 1963 में। इस संधि में कह दिया गया कि भूमि के ऊपर, माने वो सतह पर, भूमि पर और जल में परमाणु का परीक्षण नहीं किया जाएगा। हाँ, आप भूमि के अंदर कर सकते हो। अब औकात दिखना रहेगा, तेरह सुरंग बनाएगा, घर फूस के भाड़ा 500 वाली कहा। हाँ भाई, भूमि पर सतह पर परीक्षण करना आसान है, जल में परीक्षण करना क्या है? आसान है, क्योंकि सुरंग नहीं ना बनाना है। हवा में करना आसान है, लेकिन धरती के तर में करना, और धरती के तर में यदि परमाणु परीक्षण होता है तो कम से कम 150 किलोमीटर लंबा सुरंग बनाना होता है। आइयो शर्त कह दिया गया, आप धरती के तर में बनाइए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपके परमाणु परीक्षण करने से दूसरे देश को क्षति होता है तो भरपाई तो वही करना होगा। अरे भाई, हाल में ना उत्तर कोरिया वाला किम जोंग किया था, तो 5.5 का भूकंप आ गया था, और ऐसा ही परीक्षण करने में उसका 200 साइंटिस्ट उसी में दब के मर गया। सब कहा कि सुरंग जर्जर हो गया है, नहीं कीजिए। तनाशा के पास दिमाग था ही नहीं, कहना ना करो, कोई दिक्कत नहीं हो। किया, पूरा दीवार उसका क्या हो गया? गिर गया, निकलने का संभावना भी नहीं थी। अंदर में जाना होता है, उसका लाइब्रेरी कहाँ बना रहेगा? धरती में बना रहेगा। इतनी धरती के ऊपर लाइब्रेरी, मतलब 100 मीटर अंदर चल जाएगा तो वहां बना होता है, उसके अंदर 100 किलोमीटर सुरंग बना हुआ है, उसमें जाएगा, उस जिस पावर से जाएगा। एक ट्रेन इधर से जाता है तो लगता है घर हिला रहा है, आपके घर रोड के बगल में ट्रक जाता है लगता है घर का थरथरा रहा है। आज जो उतना बड़ा बड़ा टन का एक मिसाइल भागेगा, क्या होगा? 5.5 का भूकंप आया, कोई बात, बड़ी बात थोड़ी ना है। तो ऐसा नियम बना दिया गया। तो कुल मिलाकर एक बात जान लिए कि भारत के विदेश नीति का आधार है गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का आधार। इसके अलावा मतलब विदेश नीति की मुख्य बातें, विदेश नीति की मुख्य बातें, भारत के विदेश नीति की मुख्य बातें क्या है? तो पहला बात हमने बोल दिया है कि भारत साम्राज्य, कल से ही बोलते आ रहा हूं कि भारत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करता है। विरोध किया तब ना 1949 में इंडोनेशिया को डच साम्राज्य से मुक्त कराया, कल पढ़ाया था मैं। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बात है कि भारत रंग भेद का विरोध करता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी, पॉलिसी थी, भारत ने उसका क्या किया? खंडन किया। तीसरा, भारत निशस्त्रीकरण, भारत कहता है कि सभी देश अपन अस्त्र शस्त्र को क्या कर दो? त्याग दो, क्योंकि निशस्त्रीकरण कर लेगा तो लड़ाई के इतना मुद्दे नहीं रहेगा। हाँ, वो करेगा तो फाइटिंग हो। और अंतर्राष्ट्रीय विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना है? समाधान करना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बना है, इसका पूरा क्या करना है? सपोर्ट करना है। तो भारत के विदेश नीति की 5 मुख्य बातें हैं। कितनी मुख्य बातें हैं? 5। पहला क्या? साम्राज्यवाद का विरोध करना। दूसरा क्या है? रंग के आधार पर भेदभाव का विरोध करना। तीसरा, निशस्त्रीकरण का समर्थन करना, परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना, अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना, और यूएनओ को क्या करना? सपोर्ट करना, उसके नीति नियम को आगे बढ़ने में सहायता करना। तो पूरा जो कल से अभी तक बात पढ़े, पूरा का निचोड़ यही आया है। अब देखिए, हमने कल कहा था, थोड़ा सा आते हैं चीन और पाकिस्तान की मुद्दा क्यों आते हैं। हमने कल कहा था कि भारत और चीन के बीच 1954 में एक समझौता हुआ जिसका नाम था पंचशील समझौता, हुआ था ना। और पंचशील समझौता में 5 बातें हुई थी कि एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना है,
किसी पर आक्रमण नहीं करना है, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, समानता और परस्पर लाभ के लिए काम करना है, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के भावना का क्या करना है। गलत किस है? कितने बातें थी? 5 बातें थी, इसलिए नाम पड़ गया पंचशील। लेकिन बता दे, चीन मानने वाला था कहाँ? दो मुंहा सांप। जेकरा एगो मुंह रहेगा से न सही बोलेगा। हम लोग इंसान एगो मुंह है, यही से कान से सुनते हैं, मुंह से बोल देते हैं। इसके तो ऊपर नीचे दोनों को मुंह है। कोना कथी कहा बोले रहियो हो, कोना मुंह से बोलियो। तो एक सांप देखना, इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है 2 मुंह वाला सांप, जो भी हो इसका ड्रैगन 2 मुंह हो रहा है। उसने कहा हम नहीं बोले, उसने कहा हम नहीं बोले। और इसके विदेश नीति का आधार है गाजर और छड़ी। आगे से मीठ मीठ गाजर खिलाएगा, पीछे से ठंडा से क्या करेगा? पीटेगा। चीन के विदेश नीति का आधार क्या है? गाजर और छड़ी की नीति पर चलता है चीन। तो 2 रुपया दिलियो मानवा तबान लाठी से पिटवाओ। और चीन विस्तारवादी नीति में विश्वास करता है। चीन भले 1954 में हिंद चीन भाई भाई का नारा दिया, गलती सही, लेकिन 1959 की कहानी है, तिब्बत को हड़प लिया। चीन ने तिब्बत को कब हड़प लिया? तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था, हड़प लिया। भारत ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपका आंतरिक मामला है। हम कहा दिमाग लगाने जाए, क्योंकि समझौता हुआ है कि एक दूसरे के आंतरिक मामला में, घरेलू मामला में हस्तक्षेप भारत ने छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला। और तिब्बत का एक धर्मगुरु था दलाई लामा। कौन है? भाग के भारत में आने की बात की तो नेहरू ने इनको भारत में शरण नहीं देने का प्रयास किया। कहा कि इसको हम शरण कहीं देंगे, 1 मिनट, धर्मगुरु के नाम पर। कहा कि नहीं, अगर वहां के भगोरा होंगे तो मैं शरण आपको नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे मित्रता में क्या दरार पड़ जाएगी। हाँ, आप धर्मगुरु हैं, इस नाते आपको मैं ये करूंगा। दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्षेत्र में आके क्या होने लगे? रहने लगे। चीन आरोप लगा कि नहीं उसको हमको दो, वो मेरा अपराधी है। भारत कहा ये तो कहता है शरणार्थी है, धर्मगुरु है। इस बात में लेकर थोड़ा सा क्या हो गया? मनमुटाव हो गया। और इतना ही नहीं, भारत के उत्तर पूर्व में एक राज्य है जिसका बड़ा नाम था नेफा। क्या नाम है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको वर्तमान समय में हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। क्या जी? भारत का सबसे पूर्वी राज्य चीन ने अपने मानचित्र में दर्शा लिया। कहा कि और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिला को अपने मिला लिया और नाम दिया तवांग। क्या दिया? तवांग नाम दिया। और कहा कि आपको बता दे, भारत और चीन के बीच एक बाउंड्री लाइन है, या बाउंड्री लाइन 1914 में खिंचाया, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। कौन रेखा? और मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? कब खिंचाया? मैकमोहन रेखा कहाँ है? चीन का हम न मानेंगे। चीन क्या कहा? नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस समय यह समझौता हुआ, जिस समय यह रेखा खिंचाया, उस समय चीन क्या था? कमजोर था। और अंग्रेजों ने बलपूर्वक जबरदस्ती इस रेखा को खींचकर हमारे भौगोलिक क्षेत्र को क्या कर दिया? कम कर दिया। पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारे। और ऐसा बहाना बनाकर अक्टूबर 1962 में चीन ने इंडिया पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इंडिया पर चीन ने आक्रमण कर दिया बिना किसी शर्त के। बिना किसी शर्त के यूएसए एंड सोवियत रूस। गलत सही? बिना किसी सहायता के यूएसए ने भी और सोवियत रूस ने भी भारत का क्या किया? साथ दिया। दोनों के मन में था कि सपोर्ट करेंगे तो हमारा गुट में आ जाएगा, लेकिन उसमें शर्त कहा नहीं, बिना निस्वार्थ के
जैसे आपके माता पिता बिना किसी स्वार्थ के, जानता है कि पढ़ लिख के पर हो जाएगा तो हमारा दौरे न रहेगा, कुछ हो न देगा, लेकिन जाने तो पढ़ेगा तो जिया जाएगा, नाम हमारा होगा ना कि हमारे बेटा है। इन्हों कहेगा दूसरा के बेटा हो गए, जहाँ रहे सुखी रहे। क्या छोटा गलती बोल रहा हूँ? ससुर के बेटा हो जाएगा। जन्म तो उहे दिले कहला से की होते, ओकर नाम पहले ओकरे नाम छिपल है। प्रश्न क्या है? छोटका टेंशन में जी रहा है, रात तक है बहुत लगने कौन होटल में चल जाता, पकड़ाता तो नहीं तो प्लेट मलवाता है, दूसरा कुछ नहीं करता है। कौन देखने जा रहा है इसमें से, और दूसरा बच गया तो तुमको चिंता नहीं। मास्क लगा के पूछता, वो तो हमेशा कोई टोकता ही नहीं, जाना से कोई एक स्वभाव ही है, अपना घरे कभी खाता ही नहीं। प्रश्न क्या है? अक्टूबर 1962 में यूएसए और सोवियत रूस ने सपोर्ट किया, लेकिन तब जाके भारत को कुछ राहत मिली, लेकिन फिर भी लड़ाई में क्या हो गया? हार गया। और भारत का 32,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र किसके कब्जा में? और यहीं से भारत और चीन के बीच समस्या में क्या हो गई? करवाहट आ गई। और इसी सदमा को हमारे नेहरू जी बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि उनको भरोसे नहीं था कि चीन हम पर क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। और सदमा ऐसा हुआ कि 27 मई 1964 को मतलब हार्ट अटैक आया और नेहरू जी क्या हो गए? हाँ, मृत्यु हो गई। नेहरू जी के मरने के बाद भारत में राजनीतिक संकट आ गया। कौन बनेगा अगला पीएम? इंदिरा गांधी से फुरा रही थी कि हमारे बाबूजी तो हम बनेंगे, मोरारजी देसाई से फुरा रहे थे नहीं हम सबसे वरिष्ठ हैं, सिंडिकेट के थे वो हेड नेता, हम बनेंगे। भाई सबसे वरिष्ठ होगा सो बनेगा ना। तो टेम्पोररी में गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक बना दिया गया। अभी तक भारत में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में काम किए हैं, उस व्यक्ति का नाम है गुलजारी लाल। तो भारत के प्रथम और अंतिम कार्यवाहक पीएम मरने से पहले इंडिकेट किया था हमारे नेहरू जी कि खोजो बेसी नहीं, एगो तो बहुत बड़ा संत है, ये है तुम्हारे समाज, उसको बना दो पीएम। अगर कहीं साकार लिया पीएम बनने का, देश का रातों रात कल्याण हो जाएगा। वो था बिहार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नेहरू ने कहा था कि जेपी को बना दो, जेपी को बुलाया गया। नेहरू ने आग्रह किया तू पद पर आ जाओ पीएम के, रजिस्ट्रेशन बिहारी है, देख रहा होटले होटले बगवाता है कि घर में भोजन न बनाना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री के कुर्सी को ठुकरा दिया। हाँ, हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण पीएम के पद को स्वीकार करना, ये कहना ही हम तो राजनीति सन्यासी ले लिए नहीं ली, सही बात है। अरे विद्यार्थी जबरदस्ती किया, तब जाके 75 में शामिल हुए, 74 में उन्होंने प्रधानमंत्री के चेयर को ठुकरा दिया। तो लोग कहते हो बिहारी होने पर शर्म करते हो, तो गर्व करनी चाहिए। हम लोग उस बिहार के हैं जहां जयप्रकाश नारायण पैदा हुए थे, राजेंद्र बाबू पैदा हुए थे, सचिदानंद सिन्हा, आर्यभट्ट, बरामीर, धनवंतरी, जीवक का तो नाम हमने छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह भी ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा लिए थे जिन्होंने पीएम के कुर्सी को भी जेपी ने क्या कर दिया। तब जाकर के हुआ कि किसे बनाया जाए, तो इंदिरा गांधी कहेगी नहीं, सिंडिकेट भी कहा कि कमजोर के बनाएंगे, न कहता गांव में कि बुर्बक के घर वाले गांव भर के भौजाई। हाँ, सही बोल रहा हूँ। अगर लाल बहादुर शास्त्री को बनाते, बेचारे कमजोर आदमी हैं, इनकी उतनी सीधा साधा है, बहुत पढ़ा लिखा। अब पढ़ा लिखा इंसान तो बेसी बोलता और गरगरी न छलकता है, जो ना घैला में कम पानी बेसी उछल छिड़ करेगा, लेकिन जो ऑलरेडी भरा हो काहे घमंड करे। घमंड वो करता है जैसे टाइट हो रहता है जो मुर्दा हो, हमर जाएगा टाइट हो जाएगा, और जगह में जान है ना जेना कहोगे झुक जाएगा। वो जिस वृक्ष में फल लग जाती है वो फल झुक जाता, पेड़ झुक जाता है। ये तो विद्वान लोग थे भाई, लेकिन लोगों ने ये सोच के बनाया कि शास्त्री जी थोड़ा विद्वान है, योग्य तो है ही, लेकिन कमजोर है, एक जे कहेंगे सो करेगा। तो नेहरू के मरने के बाद हमारे दूसरा पीएम कौन बने? शास्त्री जी बने।
पाकिस्तान में जाता था कि शास्त्री जी पढ़े लिखे लोग हैं, मनमोहन सिंह पढ़े लिखे लोग थे, इनके अंदर राजनीतिक दावपेच नहीं था। देखो बेसी पढ़े लिखे लोग चुगलखोरी बना रहता है, जब औंठा छाप नेता बन गया वो खाली चुगलाइए जानता है। गलती नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। शास्त्री जी विद्वान थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनके अंदर राजनीति तो थी, नॉलेज की नीति तो थी, लेकिन कूटनीति वाला बात। इनको दूसरा पीएम बना दिया गया। न कहता सब चिड़ैया झूमर पारे लूली गए हम। गांव में कहानी है, चीन ने 1962 में भारत को हरा दिया तो पाकिस्तान सोचा हम कमजोर तो है, लड़की आए हथियार घट गया होगा, अस्त्र शस्त्र घट गया होगा, सेना का मनोबल टूट गया होगा, क्योंकि हारने के बाद किसी का मनोबल क्या होता है, कमजोर होता है। हम एक बार चढ़ जाते हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि आप बैल मुझे मार वाली कहानी बोल रहा है। उस लड़की भी कमजोर है। तो 1965 में भारत पर किसने, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, कश्मीर मुद्दा वाला लेकर के, कि हम हड़प ही लेंगे। अभी देखा कि शास्त्री जी को बेसी दांव पेच तो है नहीं। कांग्रेस भी अभी गर्माहट में है। मुरारजी का था कि हम बनेंगे, इंदिरा कहती हम बनेंगे, अपने मुकरा खलवाली है, इसी का फायदा उठा लेते हैं। आज चीन से तो हार ले हैं। उसे क्या पता कि पढ़े लिखों के पास तो हथियार के मंत्र के कमी नहीं होता है, तू कुछ बोलेगा तुरंत पर डिफिनेशन चेंज कर देगा। हाँ, इन्होंने नारा दे दिया, 65 की लड़ाई हुआ, नारा दिया जय जवान और जय किसान। हमारे सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, किसानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया। उस समय पाकिस्तान की राजधानी लाहौर थी। शुरू में पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। और हमारी सेना कहाँ तक पहुंच गई? लाहौर तक पहुंच गई। 59 से पहले नहीं, 65 में भी लाहौर था। 65 के बाद इस्लामाबाद ले गया। आप थोड़ा गौर करेंगे इस बात को। लाहौर तक पहुंच गया, तिरंगा झंडा फहरा दिया। पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका के बाद तो भारत मानता ही ना। क्या है कि हम ऑलरेडी अमेरिका गुट में शामिल हो गए हैं, अभी उसमें शामिल है नहीं। कोना के हाथ पकड़ा, रूस के पैर के बाबू बताइए, हमारे ने तो बहुत बर्बाद कर दिया, हमारे देश का अस्तित्व खतरे में है। उस समय रूस के प्रधानमंत्री थे केशोगिन। कौन थे? केशोगिन, या कहीं जा केशोजिन लिखता है। केशोगिन जो रूस के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रूस का ही शहर है ताशकंद, हाँ रूस का ही, उस समय रूस का ही था। हम 65 की कहानी बता रहा हूं, आप आज की लेके चल रहे हैं तो गड़बड़ाई में करेगा। ताशकंद रूस का एक शहर था 1965 में। 66 तक भी क्या ताशकंद का ही, रूस का ही शहर था। तो केशोगिन मध्यस्थ बना, भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि को कहां बुलाया? ताशकंद में। और केशोगिन ने भारत के पीएम शास्त्री जी को कहा कि एक रिक्वेस्ट हमारी मान लीजिए, नहीं तो होबे करेगा लड़ाई के बाद, पीटा पीटी के बाद, दोस्तों मिलजुल के रहो। गलती की सही, लेकिन कहा कि एक रिक्वेस्ट है कि लड़ाई से पहले जो जहां था वहां पर क्या हो जाए, चले जाए। मतलब सीधा भारत को कहा गया कि एक आग्रह मेरा मानिए कि आपका जहां तक सीमा है, रेड क्लिफ से पूर्व चल जाइए। रेड क्लिफ के पश्चिम जो छीन लिए हैं, छीने क्या है, बल से जीते हैं। हम लोग भीख लेते नहीं है। हम तो बिपिन चंद्र पाल के देश के लोग हैं, जो कहा कि अंग्रेज अगर आके हमको कहे कि हम तुम्हें आजाद कर देते हैं, तो हम कहें ना, वैसा आजादी हम लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसे हम संघर्ष से प्राप्त नहीं किए हैं, लड़के नहीं लिए हैं, वैसे आजादी को हम क्या करेंगे, ना लेंगे। हम उस महान विचारधारा वाले क्रांतिकारियों के देश के लोग हैं, नहीं जिसने कि हमारे कहते तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, फिर तुम मार दिल तो आजाद होइए के लिए। ऐसे ऐसे हमारे विद्वान हुए, विचारक हुए हमारे देश के। बस नेहरू जी ने स्वीकार कर लिया, मजबूरी बस, क्योंकि हमारी ऐसी स्थिति थी। नहीं सॉरी शास्त्री जी नहीं मानते, हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी, मान लिया। लेकिन हमारे इतने सैनिक बने थे, कुछ और भी, रियल कहानी कुछ और थी। कुछ ऐसी मजबूरियां थी कि हमको मानना पड़ा। और इसी ताशकंद के एक होटल में आके जहां पर वो विश्राम कर रहे थे, इनको टेंशन हो गया कि इतने सैनिक हजारों हमारे मरे हैं। इस सदमा को प्रधानमंत्री ने, राजा है देश का, और आम जनता उसके पुत्र के समान होता है। इनका हार्ट अटैक आ गया। उसी हार्ट अटैक से होटल में क्या हो गया,
किताब लिखता है। अब मर गए कि मरवा दिया गया, आज तक रिपोर्ट नहीं आया है। कितना शर्म की बात है भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए कि एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, आईबी है, सीआईबी है, राव है, उनके रिपोर्ट को आज तक हमारी सरकार ने प्रकाशित नहीं किया। इसके पीछे कारण है कि जिस पार्टी की सरकार थी उस वह पार्टी ने लगातार 1952 से 90 तक सत्ता पर कुंडली मार के बैठा रहा। हमको कहीं डर था कि कोई खुलासा हो जाएगा, तब पार्टी के प्रति लोगों का जो स्नेह है, प्यार है, वो घट गया, तो सत्ता में कभी नहीं आएंगे शायद। अब यहां पर हार गया पुनः। ये थुथुर हार मानने वाला था नहीं, हाँ हार मानने वाला नहीं था। अब हार मानने वाला नहीं था, समय इंड हो रहा है। तो मैं कल पढ़ाऊंगा कि 1971 में लड़ाई काहे हुआ, कि पाकिस्तान दो गो बना था, एक भारत के पूरब में और एक भारत के, तो उसकी कहानी अलग है। उस कहानी के कारण लड़ाई हुआ था 71 में। इसकी जगह हम कल के क्लास में करें।